आप सभी को प्रभात का नमस्कार और फिजिक्स वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कूलम्ब्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, जहाँ पे हमने देखा था कि जो इंटरेक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है दो चार्जेस के बीच का, वो कितना निकल के आता है। वहाँ पे हमने ये देखा था, एक बार उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बस। हमने ये देखा था कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमने मान लिया लेट से दिस वन इज़ Q1 और दूसरा चार्ज हमारे पास हुआ करता था ये Q2। दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन थी, ये सेपरेशन को हमने मान लिया R। उस केस में जो एग्जर्टेड फोर्स की वैल्यू थी, फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अनदर, या फिर ये जो फोर्स होता है वो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों हमने पॉजिटिवली चार्ज मान रखे हैं यहाँ पे। तो ये भी चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये भी चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो जो भी फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। यानी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F, म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा और उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था, वो निकल के आया था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आया था कूलम्ब्स लॉ का। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा था। यहाँ पे डायरेक्शन हमें कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। हालांकि जो फोर्स होता था वो सेंट्रल फोर्स होता था और इसकी डायरेक्शन जो होती थी, या फिर ये हमेशा काम करता था अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इसी के अलोंग ये फोर्स एक्ट होता था। अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, फिर ये जो फोर्स होंगे वो टूवर्ड्स ईच अदर होंगे। अगर दोनों सिमिलर हैं तो अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे। तो ये तो सिंपल जनरल फॉर्म हमने देखा था, जहाँ पे कोई भी डायरेक्शंस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं था। वेक्टर फॉर्म में करते क्या हम लोग, वेक्टर फॉर्म में एक्चुअली हमें फोर्स की डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करना होता है जब भी हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर्स फॉर्म को हम जाने उसके पहले कुछ चीज़ें होती हैं वेक्टर्स की, थोड़ा सा हम आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर लिखना हो, लेट से हमने कह दिया कि हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है A। इस वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का जो अपना तरीका होता है वो क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन। तो वेक्टर A हो गया, इसको हम लिखेंगे वेक्टर A, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है और ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम A कैप की अगर बात करें तो A कैप इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर A डिवाइड बाई उस वेक्टर का जो है आपका मैग्नीट्यूड। और ये जो A कैप है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। यानी जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर A है, उसी डायरेक्शन में ये यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, जिसको कि हमने यूनिट वेक्टर बोल रखा है। दूसरी चीज़ और थोड़ा सा आप समझ लीजिए, वेक्टर के एडिशन में जो हम लोग पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई है, ये कोई वेक्टर हमने बोल दिया दिस वन इज अ वेक्टर R1, ठीक है। ये हमने बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कि ये वेक्टर R2 है। तो जब दो वेक्टर्स का एडिशन होता है तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखा जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर R1 के हेड पे वेक्टर R2 का टेल है। अब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को जब हम मिलाते हैं तो वो जो वेक्टर होता है दोनों के रिजल्टेंट को शो करता है। यानी कि ये जो भी वेक्टर निकल के आने वाला है जहाँ पे, यानी कि ये हमने बोल दिया R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का जो होगा मैग्नीट्यूड देगा, एडिशन वेक्टर ये देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व करने होंगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने अपना कार्टेशियन प्लेन ले लिया XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आपका हो गया Y, ये आपका हो गया X। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया P। अब इस पॉइंट P की पोजीशन अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिखाना चाहें तो जो भी वेक्टर यूज़ होगा पॉइंट P की पोजीशन को दिखाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है आपका, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो चलो हमने इसको R वेक्टर नाम दे दिया। तो R वेक्टर को हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, R वेक्टर जो होगा दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, O के रेस्पेक्ट पे।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए। चलिए अब आते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। ये तो जनरल फॉर्म था, इसको तो हम सेपरेट करके रहने ही देते हैं। वेक्टर फॉर्म अभी हम लोग उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए वही चीज़ हम करेंगे। दो चार्जेस हैं रखे हुए हैं एक दूसरे से आर सेपरेशन पे। ये आपका चार्ज हो गया Q1, दूसरा हमने यहाँ पे चार्ज ले रखा है दिस इज Q2। दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, डिस्टेंस हमने बीच की R मान रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल R यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मेन मतलब ये है कि जैसे इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी वेक्टर है, ये वेक्टर अपना बताएगा दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1, ठीक है। यानी Q2 का पोजीशन वेक्टर Q1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि इधर वाला जो वेक्टर है अपना, ये वाला लेफ्ट से राइट का जो भी वेक्टर है वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। तो इसको हम लिखेंगे R21 वेक्टर, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर इधर वाला है, बड़ा वाला वेक्टर, हालांकि ये तो यूनिट वेक्टर को हमने दिखा रखा है, माफ करिएगा, ये यूनिट वेक्टर है इसी डायरेक्शन में ऐसा, ठीक है। जो राइट से लेफ्ट की तरफ जो भी वेक्टर होगा अपना, इधर वाला वेक्टर, ये हो जाएगा, ये शो करेगा 1 का पोजीशन वेक्टर 2 के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लिखेंगे R21 और इसका हमने कर दिया कैप, ठीक है। अब जो इस पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इस चार्ज Q2 पे, कौन अप्लाई कर रहा है? इस Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा Q1। तो ये वाला जो फोर्स का वेक्टर है इसको हम लिखेंगे F, फोर्स का जो वेक्टर है फोर्स F वेक्टर, और ये फोर्स लग किस पर है? Q2 पे लग रहा है, किसकी वजह से? Q1 की वजह से लग रहा है। तो इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2/1, यानी Q2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से। इधर वाला जो फोर्स है इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1/2, यानी Q2 की वजह से 1 पे लगा हुआ फोर्स। ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ये तो वेक्टर्स फॉर्म में हमने दिखा रखा है आपको सारी की सारी चीज़ें, जो अपना फिगर है उसको। अब एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं वेक्टर की फॉर्म में। एक्सप्रेशन का मतलब कि दोनों फोर्सेस हमें शो करना है, F12 और F21 की वैल्यू होगी क्या। तो चलिए सबसे पहले हम इसी वाले फोर्स को लिख रहे हैं, ये हो गया F21 वेक्टर। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं करेंगे। ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर था? R21 वेक्टर था, वो वाले डिस्टेंस लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे। तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा R21 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर हमने कर दिया। साथ ही साथ K Q1 Q2 बाई ये जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड था, यानी पोजीशन वेक्टर जो था Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में, उसका तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब इस फोर्स की हमें डायरेक्शन शो करनी है। अब ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है F21, वो लेफ्ट से राइट की तरफ एक्ट हो रहा है, यानी हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा जो लेफ्ट से राइट की तरफ हो, और उसको इसमें हम इन्वॉल्व कर दें। वो बता देगा कि भैया F21 की डायरेक्शन किधर है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ R21 वेक्टर हमने यहाँ पे ले रखा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे R21 वेक्टर और इसका क्या हो जाएगा? कैप। समझ में आया? तो ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, हमने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया। किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखना हो तो आपको पता है कोई भी यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है वो वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यानी कि हम यहाँ से R21 वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो आप R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आप सोचिए खुद। R21 वेक्टर को हम R21 ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं कि यही वाला वेक्टर R21 वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया। यानी कि ये जो R21 ये यूनिट वेक्टर आपको दिख रहा है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R21 वेक्टर और इसका मॉड, इसका स्क्वायर। ये इस यूनिट वेक्टर को हमने लिख लिया R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, यानी R21 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को सिंपल सी बात है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मॉड लगाएं और वहाँ पे फिर ए वेक्टर लिखें। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे। इसको आप सिंपल ए भी लिख देना, दोनों का सेम ही मतलब होता है।
ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे R21 वेक्टर और उस पर हमने मॉड लगाया, उससे बढ़िया मॉड को हटा दें और यहाँ से एरो को हटा दें, तो ये आपका एक्सप्रेशन जो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R21 इसका होल क्यूब और ये हो जाएगा R21 ये वेक्टर। तो F21 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर के फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया फाइनली अपना F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R21 इसका होल क्यूब। देखो R21 का मतलब यही है ना, इस वाले लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि R21 वेक्टर हमने Q1 से Q2 की तरफ ले रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड यही वाली लेंथ हुई। एक्चुअल में डिस्टेंस को ही हम यहाँ पे डिस्टेंस की ही हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हो गया आपका R21 वेक्टर। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म में हमने देखा कि 2 पे जो 1 की वजह से फोर्स लग रहा है वो इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता करना हो कि अच्छा 1 पे 2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। आप बोलेंगे F1 पे 2 की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई, हम 1 पे 2 की वजह से लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं, यानी कि अब हमें ये जो पोजीशन वेक्टर है वो Q1 का पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू Q1, यानी कि अब ये वाले वेक्टर को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ये वाला जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, R21 वेक्टर है, यानी 2 का पोजीशन वेक्टर ये 1 का पोजीशन 2 का पोजीशन वेक्टर ये 1 2 होगा यहाँ पे, सॉरी माफ़ करिएगा, ये 1 2 यानी 1 का पोजीशन वेक्टर 2 के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे R21 की जगह पे R12 हो जाएगा इसका होल क्यूब और ये हो जाएगा R12, ये हो गया वेक्टर। समझ में आया? तो ये वेक्टर फॉर्म का ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होते हैं, म्यूचुअल होते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे ना, यहाँ से आप सिंपल सा ये भी देख सकते हैं कि F21 वेक्टर जो है ना वो माइनस ऑफ F12 वेक्टर के बराबर है, यानी कि दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो आपस में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। आप देख सकते हैं कि जो F21 है, यानी 2 पे लगने वाला फोर्स 1 की वजह से वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, जबकि 1 पे जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर है R21 कैप, ये वेक्टर सिर्फ ये बता रहा है भाई किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर लेफ्ट से राइट की तरफ शो करना है, कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में है तो उसके लिए हमने इस वाले यूनिट वेक्टर को ले रखा है। इसको इन्वॉल्व कर देंगे तो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हमें ये बताएगी कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। इसीलिए हमने F21 को जब कैलकुलेट किया तो F21 की डायरेक्शन चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ थी, इसीलिए हमने डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए R21 कैप का यूज़ किया, और ये R12 कैप राइट से लेफ्ट की तरफ का यूनिट वेक्टर है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया आपका। वेक्टर फॉर्म का देखिए एक और वर्जन होता है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन में कैसे XY कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके हम कैसे वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए उसको हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जगह बची नहीं है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।